आप ऑनलाइन जाते हो और अपने लिए 50 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेते हो। उसमें कुछ राइडर्स भी एड ऑन कर लेते हो और टाइम टू टाइम प्रीमियम भी पे करते हो। और फिर आता है एक अनफॉर्चुनेट दिन, आ जाती है हॉस्पिटलाइजेशन की बारी। अब आपके लोकेलिटी में दो ऑप्शंस है, 3 स्टार प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल जहां पर खर्चा आएगा 5 लाख रुपए, और दूसरा ऑप्शन है 5 स्टार प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल जहां पर खर्चा आएगा 10 लाख रुपए। अब आप सोचते हो कि मेरा इंश्योरेंस, मेरा कवर तो 50 लाख का है, तो मैं 3 स्टार में क्यों जाऊँ, मैं 5 स्टार प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल में चला जाता हूँ। आप जाते हो और क्लेम के लिए फाइल कर लेते हो। अब आप सोचते हो कि मेरे पास कवर है 50 लाख रुपए का, खर्चा है 10 लाख रुपए का, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पूरे रेडी है, प्रीमियम मैंने टाइम टू टाइम पे किया है, तो मेरा जो क्लेम है वो 100% पास होगा ही होगा। बताइए क्या होगा, हाँ या ना? तो होता है हाँ और ना के बीच का। यानी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास करती है सिर्फ 5 लाख रुपए का, और रीजन क्या बता दिए है, क्लेम फॉर्म पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है 50% क्लेम रिजेक्टेड ड्यू टू रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस क्लॉज। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो कहानी मैंने सुनाई है ये कोई काल्पनिक कहानी होगी, हाँ या ना? तो आपको बता दूं कि आज हजारों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, इंक्लूडिंग अहमदाबाद के ब्रिजेश कुमार के साथ। ब्रिजेश कुमार ओरिएंटल इंश्योरेंस, जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है, उनसे एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी खरीदते हैं अपने और अपनी वाइफ के लिए। कवरेज 10 लाख रुपए का होता है। अब कुछ टाइम बाद उनकी वाइफ बीमार हो जाती है और डॉक्टर के रिकमेंडेशंस पर अहमदाबाद के एक अच्छे हॉस्पिटल में उनकी मल्टीपल सर्जरीज होती है। बिल बनकर आता है 3,15,600 रुपीज का, कवरेज होता है 10 लाख रुपए का। फिर भी इंश्योरेंस कंपनी आधे से भी कम यानी सिर्फ 1,32,600 रुपीज का ही क्लेम पास करती है। यानी बाकी का लगभग 1.25 लाख रुपए का जो बिल है वो उन्हें अपने जेब से भरना पड़ता है। और रीजन क्या होता है, वही सेम, रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस। तो अब ये क्लॉज क्या है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हो या फिर उनके एजेंट्स हो, सबका फोकस ये होता है कि पॉलिसीज बेचना। लेकिन जब आपको क्लेम में कोई दिक्कत आती है तो कोई भी हेल्प करने या सपोर्ट करने नहीं आता है। और यही चीज़ हमने थोड़े अपनी रिसर्च में भी पाई कि अगर इंश्योरेंस खरीदने की बातें हो तो कई सारे वीडियोस, कई सारे रिकमेंडेशंस आपको मिलते हैं, लेकिन क्लेम के चांसेस कैसे बढ़ाने हैं। अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, किसी कारण रिजेक्ट हो जाती है, तो उस क्लेम को लेने के कौन कौन से ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। इसलिए हमारी टीम ने सोचा कि चलो इस पर वीडियो बनाते हैं, और फिर शुरू हुआ हमारा रिसर्च। एक्चुअली ये वीडियो लास्ट मंथ जाने वाला था, लेकिन रिसर्च में इतना टाइम लग गया, हमने करीब करीब ब्रिजेश कुमार जैसी 100 से 150 केस स्टडीज प्रैक्टिकली देखी, कई सारे पॉलिसी होल्डर्स से बात की, इंश्योरेंस कंपनी से बात की, और उसके बाद इस वीडियो को बनाया है। यहाँ पर मैं आपके साथ ऐसे 5 चीज़ों की बातें करूंगा जिसकी वजह से 90% जो क्लेम्स है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और सिर्फ हमने कारणों की बात नहीं की है, यहाँ पर आपको सोल्यूशंस भी बताए हैं। और सोल्यूशन वीडियो के एंड में तो आपको इस तरह के सोल्यूशंस मिलेंगे जिससे आपकी जो क्लेम के परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनफैक्ट क्लेम रिजेक्ट होने के बाद भी एक दुनिया है जिससे हम आपको आज रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक खरीदा है या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो मिस मत कीजिए। ये मिस कर दिया तो जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, वो फिर आपका पानी में जा सकता है। तो शुरू करते हैं सबसे कॉमन रीजन से, रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज। अब ये क्लॉज है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो इस क्लॉज का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनीज एक स्पेसिफिक इलाज के लिए एक स्पेसिफिक रीजनेबल अमाउंट ही पे करेगी। और ये रीजनेबल अमाउंट वो कैसे डिटरमाइन करेगी? तो वो आपकी लोकेलिटी के हिसाब से तय करेगी। मान लीजिए आप हैदराबाद में रहते हो और आप वहाँ पर कैटरेक्ट सर्जरी के लिए जाते हो, और आपके एरिया में जनरली कैटरेक्ट के लिए 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो अगर आप ऐसे में 1 लाख रुपए का बिल वहाँ लेकर जाते हो, फिर भी आपका क्लेम कितने रुपए का पास होगा? 50,000 रुपीज़ का। तो आप पूछेंगे ये लीगल है या फिर इलीगल? तो ये बिल्कुल लीगल है। तो फिर अगला सवाल आता है कि फिर तो इंश्योरेंस कंपनीज किसी का भी क्लेम ये कारण बताकर कम पे कर सकती है। तो जवाब है बिल्कुल हाँ, और जनरली वो अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी इसके बारे में बात करती है। तो अब अगला सवाल आता है कि अब क्या करें, इसका क्या सोल्यूशन है? तो उसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके 3 टोटल सोल्यूशंस है। पहला सोल्यूशन है, सबसे पहले आप इंश्योरेंस कंपनी सोच समझ के चुन लीजिए, क्योंकि अच्छी कंपनीज अपनी रेपुटेशन की बहुत चिंता करती है, और कई बार क्लेम अगर एवरेज कॉस्ट के थोड़ा ऊपर भी होता है तो माइंड नहीं करती है, क्लेम पास कर देती है। पर कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है जो पार्शियल क्लेम पास करने के लिए बहुत बदनाम है, और आपको ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने ये वीडियो कवर किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चुने, कौन कौन से रेशोज को, कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स पर आपको नजर डालनी चाहिए, सारे ढूंढ के निकाले हमने उसमें स्टैटिस्टिक्स। वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि इस तरह की जो कंपनीज है जो 50,000 का क्लेम डालने के बाद हमेशा 20,000 के ऊपर कभी पास नहीं करेगी, उनके बारे में आपको आइडिया आ जाएगी। दूसरी चीज़ है कि आपको जो एजेंट है अपना वो बहुत सोच समझ कर ढूंढना है, और ऐसा एजेंट ढूंढना है जो आपको क्लेम के टाइम आपकी मदद करे। ये नहीं कि क्लेम आ गया तो कॉल उठाना बंद करे। तो एजेंट कौन सा चुने?
तो मेरी माने तो बेस्ट इन द गेम आपको चुनना चाहिए। जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारा फोकस यही होता है कि बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा है, किसके बेस्ट रेशोज हैं, स्टैटिस्टिक्स किसके सपोर्ट में है। इसी तरह जब ऑनलाइन इंश्योरेंस की बात आती है तो सबसे ऊपर अगर कोई नाम है तो वो है पॉलिसी बाजार का। ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सेम कवर के अलग अलग प्लान्स को प्रीमियम के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही उनको पिक करने के लिए जो रेशोज आपको देखने चाहिए वो भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको दर्जनों कंपनीज के ढेरों सारे प्लान्स मिलते हैं। उसमें से बेस्ट चुनने के लिए यहाँ पर फिल्टर्स का ऑप्शन है जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने लिए बेस्ट प्लान ढूंढ सकते हो। मैं भी अपने रिसर्च के लिए इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ, तो आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिए और एक बेस्ट इंश्योरेंस अपने लिए ढूंढ लीजिए और सारी चीज़ें भी जरूर चेक कर लीजिए। और तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अप्रोचिंग इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। अब वो कैसे करें, तो पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो के एंड में बताया। ये एक मैजिकल चीज़ है जिसके बारे में 99% लोगों को नहीं पता, जिन्होंने अब तक लगभग 4 लाख ऐसे केसेस को सॉल्व किया है जिनके क्लेम्स रिजेक्ट हो गए थे। तो उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सो डोंट मिस आउट ऑन द एंडिंग पार्ट। नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए, रिजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज में तो कुछ ना कुछ आपका क्लेम पास हो जाता है, लेकिन इस केस में आपको कुछ नहीं मिलता है। और अगर हम क्लेम रिजेक्शन के कारणों के हिसाब से जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है आपका क्लेम रिजेक्ट होने का। अब देखिए, मेजॉरिटी जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो आपको तभी पैसा देती है जब आप एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइज हो। अगर आप ओपीडी में जाते हो जहाँ पर आप तुरंत इलाज करके वापस आ जाते हो, जहाँ पर हॉस्पिटलाइज होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसे ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज, लगभग सारी इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हो और फिर क्लेम के समय इंश्योरेंस कंपनीज ये बोल के क्लेम रिजेक्ट कर देती है कि आपको जो बीमारी थी उसके इलाज के लिए आपको ओपीडी में ही जाना था, आपको हॉस्पिटलाइज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी और इस वजह से हम आपका क्लेम पास नहीं कर सकते। एक रिसेंट केस में ऐसा ही हुआ। जयपुर के एक पॉलिसी होल्डर का पूरा 70,000 का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने डेंगू का जो इलाज था वो अस्पताल में करवाया, जो इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग ओपीडी में भी किया जा सकता था। अब अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो जब भी आपको कोई डॉक्टर ये कहता है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा तो उनसे आप रिटर्न में लिख लीजिए। उस डॉक्टर से क्या लिखना है आपको रिटर्न में, कि इस चीज़ का इलाज ओपीडी में नहीं हो सकता, इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। उसी डेट का, जिस दिन आप एडमिट हुए हो उसी दिन डॉक्टर से, आपके जो परिजन रहेंगे उनसे उनको बोलिए कि डॉक्टर से ये लिखवा लीजिए। तो एज अ प्रूफ वो आपको काम आएगा बाद में इंश्योरेंस क्लेम करने में, और इस चीज़ से लगभग आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाता है। तो अगर आप ये लिखवा कर लेते हो तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपका क्लेम इस वजह से तो फिर रिजेक्ट नहीं हो पाएगा। और क्लेम करते टाइम डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम में आपको ये लेटर भी साथ में जोड़ देना है। लेकिन अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी ये लेटर दिखाने के बाद भी आपका क्लेम क्लियर नहीं करती है, पास नहीं करती है, तो ओम्बुड्समैन में जाके आप अपना क्लेम पास करवा सकते हो। अब अगेन ओम्बुड्समैन के बारे में हम लास्ट में आखिर में बात करेंगे। तीसरा कॉमन रीजन है क्लेम पास ना होने का, वो है डिस्क्रिपेंसीज इन डॉक्यूमेंटेशंस। अब ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको रखना है, पर इसके अलावा भी और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और वो भी आपको क्लेम के टाइम सबमिट करने पड़ते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि जो कैशलेस क्लेम होता है और जो रीइंबर्समेंट होता है, दोनों के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। जनरली रीइंबर्समेंट में आपको थोड़े ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे ना सबमिट करने की वजह से कई सारे लोगों का कैशलेस क्लेम क्लियर नहीं हो पाता, पास नहीं हो पाता। लेकिन फिर आपको बता दूं कि अगर आपका कैशलेस क्लेम पास नहीं हुआ है तो भी आपके पास एक चांस रहता है। चांस क्या है? फिर आप रिम्बर्समेंट के लिए फाइल कर सकते हैं। उस टाइम आपको थोड़ा फिर ध्यान से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। या फिर अगर आपने पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लेकर रखा है तो आप उनकी डेडिकेटेड क्लेम सेटलमेंट टीम से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह तैयार करें जिससे उनके क्लेम क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि जो फ्रॉड क्लेम की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं जो सही से डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, उन पे बर्डन बढ़ता जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन का। अब रिसेंट एग्जांपल ही ले लीजिए, 2022 का है, तो मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस के पास एक क्लेम आया। क्लेम आता है 1 लाख रुपए का, और कंपनी लगभग पास ही करने वाली होती है। तो कुछ ऑफिसर्स को ऐसे कुछ चीज़ दिखती है जिसके बाद वो अपनी तरफ से एक इंस्पेक्शन ऑफिसर उस हॉस्पिटल में भेज देते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो व्यक्ति उस हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ ही नहीं। अब वो एक चीज़ जो क्लेम टीम को नोटिस हुई, जिसके बाद ये क्लेम रिजेक्ट किया गया था, वो थी कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर, क्योंकि अलग अलग डॉक्यूमेंट पर सेम डॉक्टर की हैंडराइटिंग अलग अलग थी, सिग्नेचर्स भी अलग अलग थी। और जब ऐसे ऐसे नए नए फ्रॉड्स बाहर आने लगते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की जो संख्या है जो आपको सबमिट करनी होती है उनकी बढ़ती चली जाती है। अब ये तो बात होगी डॉक्यूमेंट्स की। अगला पॉइंट है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। अब मटेरियल फैक्ट का सीधा मतलब ये है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका आपके प्रीमियम पर फर्क पड़ सकता है। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि पॉलिसी लेते वक्त हर कंपनी आपसे ये सवाल ज़रूर पूछती है कि आप स्मोक करते हैं या फिर नहीं।
तो जाहिर सी बात है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो ये एक मटेरियल फैक्ट है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है। पर कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि स्मोकिंग के भी अलग अलग टाइप्स हैं। ये वैसा ही है जैसे वेज और नॉन वेज जैसा। कुछ लोग अंडे खाते हैं लेकिन फिर भी बोलते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ। कुछ लोग त्योहार के समय वेज खाते हैं और बाकी टाइम नॉन वेज। तो ऐसा ही कुछ स्मोकर्स के साथ भी होता है। एक तो होता है फॉर्मर स्मोकर, जो पहले पिया करते थे बट अब उन्होंने कम्प्लीटली छोड़ दिया है। कुछ ओकेजनल होते हैं जो पार्टीज़ वगैरह में या कुछ बड़े फंक्शन में ही स्मोक करेंगे, बाकी टाइम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर आते हैं लाइट स्मोकर जो दिन की 2 से 3 सिगरेट्स पियेंगे। फिर आते हैं हेवी स्मोकर्स जो 10 या 10 से ज़्यादा टाइम स्मोक करेंगे। और फिर आते हैं चेन स्मोकर जो 10-15 मिनट भी बिना सिगरेट के नहीं रह सकते। उनकी आंखें हमेशा से लाल रहती हैं, पर मेरी आंखें बचपन से लाल हैं। मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। तो आप बताइए कि इनमें से कौन कौन से लोग स्मोकर्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग अगर आपने पिछले 1 से 4 साल में अगर सिगरेट स्मोक की है तो आप स्मोकर हो। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर क्या लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में नॉन स्मोकर डाल देते हैं जबकि वो कुछ साल पहले स्मोकिंग करते थे। अब उनको लगता है कि हमें कौन ही पकड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं ऐसी भी टेस्ट आ गई है जहाँ पर आपके सर का एक बाल लेकर ये बताया जा सकता है कि आप 1 साल पहले सिगरेट पीते थे या फिर नहीं। ऐसी एक टेस्ट का नाम है फॉलिकल टेस्ट, जो 1-2 साल पुराने स्मोकर्स को भी बड़े आसानी से डिटेक्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ हेयर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस कंपनीज आपके बाल को लैब में भेजेगी, पर मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है जिससे काफ़ी बार आपके पकड़े जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिससे फिर होगा ये कि आपका प्रीमियम भी डूब जाएगा और आपकी पॉलिसी भी रद्द की जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं पॉलिसी बाजार के वेबसाइट पर और वहां पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपनी क्वेरीज पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हो। और अब यही सारे रूल्स जो है वो अल्कोहल, पान मसाला इनमें भी अप्लाई होते हैं। अब कुछ लोग प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने PED यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। और IRDAI के हिसाब से प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वो बीमारी है जिसके लिए आप पिछले 36 महीनों में यानी पिछले 3 साल में डॉक्टर के पास एटलीस्ट एक बार इलाज के लिए गए हो। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 6-7 साल पहले आपने कोई सर्जरी की थी या कुछ सीरियस केस में हॉस्पिटलाइज आपको होना पड़ा तो उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ये सारी चीजें डिस्क्लोज कर दो एडवांस में, ताकि बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि एक ऐसा ही केस हुआ था जहां पर एक पर्सन जिसको 20 साल पहले जिसकी सर्जरी हुई थी और उसी सर्जरी का नाम लेकर इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। और फिर वो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन गए और वहां पर उनका क्लेम पास हो गया। और फिर वहां पर ओम्बुड्समैन ने बताया कि जो 20 साल की सर्जरी है उसका जो करंट सर्जरी है उससे कुछ भी लेना देना नहीं था, जिसके बाद क्लेम पास किया गया। अब वो तो लकी थे, लेकिन आप शायद इतने लकी ना हो, इसलिए बेटर है कि सारी जो चीजें हैं वो एडवांस में ही आप सबमिट कीजिए ताकि बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है नॉट अंडरस्टैंडिंग एक्सक्लूजन्स। अब बात आती है एक्सक्लूजन्स की। तो पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि एक्सक्लूजन्स होते क्या है। तो एक्सक्लूजन्स वो सब इलाज है जिसका खर्चा आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। जैसे कि मेजॉरिटी इंश्योरेंस कंपनी 30 डे वेटिंग पीरियड रखती है, उन 30 दिन में आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पर एक चीज याद में रखिए कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में फर्स्ट डे से कवर आपको मिलता है। ऐसे ही प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का भी वेटिंग पीरियड होता है, जो कि IRDAI ने रिसेंटली 4 साल से 3 साल कर दिया है। और ऐसे ही ढेरों सारी चीजें एक्सक्लूजन्स में आती है जिनकी लिस्ट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगी। कॉन्जिनेटल डिजीजेस भी एक्सक्लूजन्स में आते हैं। ये वो डिजीजेस होते हैं जो आपको बचपन से होते हैं, जैसे कि किसी के हाथ की उंगलियां मुड़ी हुई होती हैं, पैर में डिफॉर्मिटी होती है, तो वो जो सर्जरीज है इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती है। उसके साथ ही नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे कि ग्लोव्स, लॉन्ड्री चार्जेस, टीवी, जेरोक्स, ये सब के एक्सपेंसेस भी कवर नहीं किए जाते। वेट रिडक्शन सर्जरी हो, मिस्टर बजाज सर्जरी हो यानी प्लास्टिक सर्जरी हो, उसे भी कवर नहीं किया जाता। इसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स में अगर आप जाते हो, वहाँ पर जख्मी होकर आते हो, वो भी यहाँ पर कवर नहीं होता है। आपने रिस्क लिया एडवेंचर का तो आपको ही पे करना पड़ता है। इसके अलावा अल्कोहल या ड्रग्स अब्यूसेस में भी हॉस्पिटलाइजेशन अगर किया जाता है तो वो भी कवर नहीं होता है। अगर आप चश्मा निकाल के कोई आंखों की सर्जरी करते हो चश्मा निकालने की, तो वो भी नहीं होती है। हाँ, अगर 7.5 से आपका ज़्यादा नंबर है तो उसी केस में आपके पैसे पे किए जाएंगे। तो इसके अलावा इनफर्टिलिटी, मैटरनिटी, डेंटल, ये सब भी कवर नहीं होते हैं। वॉर, फ्लड वगैरह ये भी एक्सक्लूजन्स में ही आते हैं। तो ये जो पूरी लिस्ट होती है इसकी जानकारी आपको अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिल जाती है। जब आप पॉलिसी बाजार पर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसे ज़रूर देखिए खरीदने से पहले। अब लास्ट पॉइंट है क्लेम प्रोसेस। अब वीडियो में आप यहाँ पर आए हो तो आप पूरा देख लेना, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये मिस कर लिया तो आपके क्लेम क्लियर होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको ऐसे सोल्यूशंस अभी बताऊंगा जिससे आपके क्लेम क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और फिर आप कैशलेस क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं।
जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, लेकिन फिर कंपनी बोलती है कि क्लेम इज रिजेक्टेड। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हुआ है। रीइंबर्समेंट के लिए आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए अप्लाई करना है डॉक्यूमेंट्स रेडी करके। एक बार आपने रीइंबर्समेंट के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए तो आपको कुछ दिन का वेट करना होता है। और मान लीजिए कि क्लेम यहाँ पर भी रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन है, वो है IRDAI का बीमा भरोसा प्लेटफॉर्म। आपको यहाँ स्क्रीन पर पूरा ये प्रोसेस दिख रहा होगा। अभी बीमा भरोसा में भी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है कि आप सीधा इनके वेबसाइट पर जा सकते हैं, और दूसरा है कि इनके कॉल सेंटर को आप सीधा कॉल कर सकते हैं। कॉल करोगे तो बेटर रहेगा। अगर आपकी प्रॉब्लम का यहाँ पर भी समाधान आपको नहीं मिलता है तो चौथा ऑप्शन आपके सामने ये है कि आप ये मैटर IRDAI को एस्केलेट कर सकते हो। इस चार्ट में आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी मान लीजिए कि आपका जेन्युइन क्लेम है, यहाँ पर भी वो पास नहीं होता है, यहाँ पर भी आपको कोई मदद नहीं मिलती है, तो उसके बाद आपके पास पांचवा ऑप्शन भी है, जिसका नाम है CIO, यानी कि काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो बहुत ही कम समय में और सस्ते में क्लेम रिलेटेड इश्यूज का फैसला करती है। CIO में पॉलिसी होल्डर ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, और CIO दोनों पक्षों की बात सुनती है और विद इन 3 मंथ्स फैसला सुनाती है। इंडिया में फिलहाल 17 ओम्बुड्समैन सेंटर है, पर प्रॉब्लम यह है कि मेजोरिटी लोगों को इनके बारे में पता नहीं, तो इसलिए बातें वहां तक जाती नहीं है। तो बेटर है कि आप इसे यूटिलाइज कर लो। पिछले 20 सालों में CIO ने लगभग 4,28,000 केसेस पर फैसला सुनाया है। CIO सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन भी हियरिंग करती है, जिससे आपको CIO सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इन 17 सिटीज में रहते हो तो आपको ऑफलाइन वहां पर विजिट करना है। अगर आपका CIO के पास भी समाधान आपको नहीं मिलता है तो आपके पास छठा ऑप्शन है। क्या है? आप सीधा जा सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल या फिर ई-दाखिल पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको क्लेम में सपोर्ट नहीं मिला तो आपके पास फाइनल यानी सातवां ऑप्शन है, वो है कि आप जा सकते हो सिविल कोर्ट में। लेकिन सिविल कोर्ट में जाओगे तो ऑफकोर्स पैसा भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो सातवां ऑप्शन कितना यूजफुल है वो आप ही कमेंट करके बताइए। पर जो 6 ऑप्शंस मैंने बताए वो आपको काफ़ी काम में आएंगे। हर एक इंश्योरेंस का क्लेम आपके पास करने में बहुत मदद करेंगे। और हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो ओम्बुड्समैन सेंटर्स है वो जनरली पॉलिसी होल्डर के फेवर में ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो वीडियो खत्म होने से पहले और समरी के बारे में बात करने से पहले आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। मैं हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बातें करता हूँ, लेकिन सेविंग के साथ साथ आपको ऐसे भी स्टेप्स लेने चाहिए जो आपकी सेविंग को प्रोटेक्ट करके रखें। और सेविंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास नहीं है तो आपकी सालों की जो सेविंग्स है वो महज 2-3 दिन में खत्म हो सकती है। अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके अभी हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। क्लिक करो, फॉर्म फिल करो, कंपेयर करो और अपने लिए एक बेस्ट इंश्योरेंस चुन लो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो पॉलिसी बाजार की टीम आपके सपोर्ट के लिए है 24/7। तो अभी हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि जो मेडिकल बिल्स होते हैं वो मेहमानों की तरह होते हैं, कभी भी बताकर नहीं आते हैं। तो जाते जाते समरी में आपको बताता हूँ कि जो 5 चीज़ों की हमने बातें की जिसकी वजह से आपके क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके सोल्यूशंस पर जरूर ध्यान दें। अगर डॉक्टर बोलता है कि OPD नहीं, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, तभी की तभी लिख कर ले लो। और अगेन, कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हुआ इसका ये मतलब नहीं कि आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ, आपके पास और भी ऑप्शंस है। उसके बाद आपके पास रीइंबर्समेंट का ऑप्शन है। उसके बाद बीमा भरोसा से आप बाद में IRDAI को मैटर एस्केलेट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको समाधान नहीं मिलता है तो ओम्बुड्समैन का ऑप्शन है, CIO का ऑप्शन आपके पास है, वहाँ पर भी समाधान नहीं मिलता है तो कंज्यूमर कोर्ट आप जा सकते हो। और लास्ट में सिविल कोर्ट का ऑप्शन आपके सामने। अगर आपका केस जेन्युइन है तो ओम्बुड्समैन सेंटर तक ही आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स वगैरह वगैरह जिन लोगों ने इंश्योरेंस खरीदे या खरीदने की प्लान कर रहे हैं, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस में अगर कोई चीज़ है तो वो यही है। क्लेम के लिए तो हम इंश्योरेंस करते हैं, उसका ही किसी को नॉलेज नहीं है, उसके बारे में अगर किसी को पता नहीं है तो फिर सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएगी। तो ज़रूर ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, बिकॉज इंश्योरेंस में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। सो प्लीज़ शेयर इट एंड सभी लोगों को इंश्योरेंस के बारे में अवेयर कीजिए ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम्स पास हो और इंश्योरेंस कंपनी उन्हें कोई भी कारण बताकर फंसा ना सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून।